वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ एनपीएस। मैंने कुछ दिनों पहले एनपीएस पर एक इन डेप्थ वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सारी जानकारी दी थी। फिर मैंने आपको एनपीएस वर्सेस पीपीएफ का कंपैरिजन बताया था और आज मैं आपको बता रहा हूं एनपीएस वर्सेस ईपीएफ। ये दोनों सिमिलर सी स्कीम है, इसलिए ये कंपैरिजन कर रहा हूं। सिमिलर कैसे हैं? एनपीएस में भी आपको रिटायरमेंट के बाद कुछ पार्ट तो लमसम विड्रॉल के लिए मिल जाता है और कुछ पार्ट की आप बनवा लेते हो पेंशन। और ईपीएफ में भी आपको जो प्रोविडेंट फंड वाला पार्ट है वो विड्रॉ करने को दे दिया जाता है और ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जो अमाउंट रखा गया है उसकी चालू हो जाती है आपकी पेंशन। पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली क्या है, ईपीएस में जो पेंशन बनती है वो 7,500 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब आप ये सोचो कि 7,500 रुपए तो आज की डेट में आज की महंगाई को ध्यान में रखते हुए भी इनफ तो नहीं है, तो आप इसके सहारे रिटायरमेंट कैसे गुजारोगे? तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपको एनपीएस एक बेटर पेंशन ऑफर करता है या नहीं करता है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। इनफैक्ट आपको कैलकुलेटर का लिंक भी दे दूंगा, आप खुद खेल के देख सकते हो कि कितने कंट्रीब्यूशन पर आपकी कितनी पेंशन बन जाएगी। और पिछले साल से तो ये भी खबर फैल रही है कि ईपीएफ हो सकता है आपको फ्यूचर में अलाउ कर दे कि कंपनीज ईपीएफ को छोड़कर एनपीएस में स्विच हो जाए। तो वो अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कर पाओगे, और अगर आपको करने का ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको ऐसे केस में पता होना चाहिए पूरा कंपैरिजन ईपीएफ वर्सेस एनपीएस का, तभी तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। यानी आपको बनना पड़ेगा एक जागरूक जनता। तो फिलहाल कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं, एनपीएस वर्सेस ईपीएफ। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले आपको ईपीएफ का बाइफरकेशन समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एनपीएस में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो वॉलंटरी होता है और वो मेंबर करता है अपने बिहाफ पर ईपीएफ में जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से भी लगाता है और मिला करके ईपीएफ में इन्वेस्ट होता है। अब ईपीएफ में जितना भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसका कुछ पार्ट जाता है ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, कुछ पार्ट जाता है ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, कुछ पार्ट जाता है ईडीएलआई जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस होता है अप टू 6 लाख रुपए। अप टू क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आपकी सैलरी पे डिपेंड करेगी, वो आप यहां से समझ सकते हैं। और कुछ पार्ट ईपीएफ का जाता है एडमिन चार्जेस में। तो ईपीएफ में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 4 अकाउंट में जाता है, ईपीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, ईपीएस यानी कि पेंशन फंड, ईडीएलआई यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, और एडमिन चार्जेस जो एम्प्लॉयर बेयर करता है उसके बारे में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो पूरे कंपैरिजन में मैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को अलग से ट्रीट करूंगा, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को अलग से ट्रीट करूंगा। तो अब चालू करते हैं कंपैरिजन। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको होना पड़ेगा 18 से 65 साल के बीच में, तब आप एनपीएस खोल पाओगे। ईपीएफ में एलिजिबल होने के लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि क्या आपकी कंपनी पर कंपलसरी ईपीएफ लागू होता है या नहीं होता है। उसकी कंडीशन है कि जैसे ही आपकी कंपनी में 20 एम्प्लॉइज से ऊपर हो जाएंगे तो कंपनी को जरूरी है ईपीएफ एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना। उसके बाद उस कंपनी में जिन एम्प्लॉइज की पीएफ वेजेस मतलब बेसिक प्लस डीए 15,000 या उससे कम है, उन सबको कंपलसरीली पीएफ के अंडर आना ही पड़ेगा। पर जिन एम्प्लॉइज की पीएफ वेजेस 15,000 से ज्यादा है, ऐसे एम्प्लॉइज को वॉलंटरीली कवर कर दिया जाता है। पर जो कंपलसरी पीएफ डिडक्शन है वो 15,000 पर ही रहता है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों की मर्जी हो तो वो हायर सैलरी पर भी ये डिडक्शन कर सकते हैं, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। अब ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे कंडीशन पूरी की पूरी सिमिलर है, बस एक चीज का फर्क है कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ऊपर है और उसको फिर भी वॉलंटरीली ईपीएफ में कवर होना है तो वो सिर्फ ईपीएफ में ही कवर हो सकता है। ईपीएस यानी पेंशन का कंपोनेंट उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा और जितना भी पैसा आइडियली पेंशन में जाने वाला था वो पैसा ऑटोमेटिकली पीएफ में शिफ्ट हो जाएगा। अभी इस बात पे बहुत डिबेट चल रही है कि यार जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है क्या उसको हक नहीं है पेंशन का, और हो सकता है बाद में ये रूल चेंज हो जाए, बट एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ये रूल है। ईडीएलआई की एलिजिबिलिटी की बात करें तो सारे पीएफ के जो मेंबर्स हैं जो पीएफ में एलिजिबल हैं वो ईडीएलआई में भी एलिजिबल होते हैं, और जब तक वो पीएफ के अंडर कवर्ड हैं तब तक उनको लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी मिलता रहेगा। अब कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। अब एनपीएस में क्योंकि आपने अपनी मर्जी से अपने लिए अकाउंट खुलवाया है तो यहाँ पर प्राइमरीली आप खुद के लिए ही कंट्रीब्यूट करते हो, बट हो सकता है कि आपकी कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो भी आपके लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी पॉकेट से और आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है, बट जनरली एनपीएस लोग अपने अकेले के लिए खोलते हैं और अकेले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता है 500 रुपए एक साल में, और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पे कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो अपनी पूरी जायदाद इसमें लगा सकते हैं। एंड आई एम सॉरी एक ही जोक को 2 बार यूज करने के लिए, बट ऐसा करना मत। अब आप थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनिए क्योंकि मैं कंट्रीब्यूशन समझाने वाला हूं ईपीएफ और ईपीएस में। तो ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी एम्प्लॉई की जो सैलरी है उसमें से काट लिया जाएगा 12% और जमा हो जाएगा ईपीएफ में, और एम्प्लॉयर अपनी जेब से ऊपर से 3.67% कंट्रीब्यूट कर देगा ईपीएफ में।
पर जो ईपीएस है वहां पर एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ नहीं काटा जा रहा, 0%, और एम्प्लॉयर अपनी जेब में से 8.33% और कंट्रीब्यूट कर देगा, जो कि जाएगा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। फिर जो मैंने आपको बताया था ईडीएलआई, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है 6 लाख तक का, उसका जो प्रीमियम है वो भी एम्प्लॉयर भरता है 0.5% आपकी सैलरी का। और जो एडमिन चार्जेस हैं, जो मैंने आपको कहा था इसके बारे में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो एडमिन चार्जेस भी एम्प्लॉयर ही भरता है, आपकी सैलरी का वो होता है 0.5%। तो मान लो एम्प्लॉय की अगर पीएफ वेजेस हैं 15,000 रुपए, तो उसमें से 12% काट लिया जाएगा एम्प्लॉय को देने से पहले और वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, और 13% एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर अपनी जेब से डालेगा, जिसमें से 3.67% जाएगा पीएफ में, 8.33% जाएगा पेंशन में, 0.5 जाएगा इंश्योरेंस में यानी ईडीएलआई, और 0.5% जाएगा एडमिन चार्जेस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय की सैलरी का 25% इन्वेस्ट कर दिया जाता है एम्प्लॉय के नाम पर। अब अगर रिटर्न्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एनपीएस में जो लगाया हुआ पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाता है स्टॉक मार्केट में भी मतलब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके पैसों का कितना परसेंट इक्विटी में लगे यानी स्टॉक मार्केट में लगे और कितना परसेंट बॉन्ड्स में लगे, ताकि आप अपना रिस्क मैनेज कर पाएं। और उसमें भी क्योंकि आपकी रिटायरमेंट का सवाल है तो कुछ रूल्स हैं जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका स्टॉक मार्केट वाला इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा, ताकि आप अपना रिस्क और रिड्यूस कर पाएं। तो ऐसा कहना कि एनपीएस में बहुत रिस्क है ये गलत होगा, बट यस, क्योंकि एनपीएस मार्केट डिपेंडेंट है तो ये ईपीएफ से तो हल्का सा ज्यादा रिस्की है। और अगर आप सही में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, एनपीएस पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि आप कैसे कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं पसंद है तो आपके लिए एक अलग प्लान है, और अगर आपको ज्यादा रिस्क पसंद है और ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हो एनपीएस में तो भी आपके लिए अलग प्लान है। तो पिछले 10 सालों में देखा गया है कि एनपीएस का जो एवरेज रिटर्न है वो 8 से 10% के बीच में पड़ता है, तो ये काफी स्टेबल है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो 10% या इवन 10 से ज्यादा भी मिल जाएगा अगर आप एग्रेसिवली अपना ज्यादा पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो। ईपीएफ की बात करें तो यहाँ पर जो रिटर्न है वो मार्केट डिपेंडेंट नहीं है, ये इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट हर साल का डिसाइड हो जाता है बाय ईपीएफओ। तो 2019-20 में ये इंटरेस्ट था 8.5%, उससे पहले ये इंटरेस्ट था 8.65%, और हो सकता है कि इस बार का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाए क्योंकि इकोनॉमी बहुत बेकार चल रही है और कोविड का इंपैक्ट भी बहुत बुरा रहा है। अब जो सैड न्यूज है ना वो ईपीएस के पार्ट को लेकर है, क्योंकि उसमें पड़ा हुआ जो भी पैसा है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, जीरो इंटरेस्ट है उस पैसे पर। अब लॉक इन की बात करें तो क्योंकि दोनों ही रिटायरमेंट प्लान है तो आपको पैसा रिटायरमेंट के बाद ही मिलना चाहिए, और एनपीएस में रिटायरमेंट की एज रखी गई है 60 साल, और आप चाहो तो इसको 70 सालों तक एक्सटेंड करवा सकते हो, या तो आप डिफर करवा सकते हो, यानी आप 60 साल के बाद कंट्रीब्यूशन पे करना बंद कर दो बट 70 साल के बाद ही अपनी पेंशन चालू करवाओ या विड्रॉ करो उसको। इसको बोलते हैं डिफरमेंट। और आप चाहो तो 10 साल और कंट्रीब्यूट भी करवा सकते हो एनपीएस में। वहीं अगर ईपीएफ की बात करें तो रिटायरमेंट है 58, यानी 58 के बाद आप अपना प्रोविडेंट फंड आराम से निकाल सकते हो, कोई रोक टोक उसमें नहीं है, और 58 के बाद आप अपनी पेंशन भी चालू करवा सकते हो। बट यहां पर भी आप अपनी पेंशन को 2 साल के लिए डिफर करवा सकते हो, यानी आप 2 साल बाद अपनी पेंशन चालू करवाओ, उन 2 साल आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको पेंशन 4% पर एनम के हिसाब से हायर मिलेगी। या फिर आप चाहो तो नौकरी कंटिन्यू कर सकते हो और पीएफ में कंट्रीब्यूशन अपना जारी रख सकते हो, उस केस में आपकी नौकरी के 2 साल और ऐड हो जाएंगे पेंशन की कैलकुलेशन में, तो आपकी पेंशन हायर कैलकुलेट होगी। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप एनपीएस में कंट्रोल कर सकते हो आपका पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है, कितना परसेंट इक्विटी में जा रहा है और कितना परसेंट बॉन्ड में जा रहा है, और आप अपना रिस्क भी मैनेज कर सकते हो। ईपीएफ में जमा कराया हुआ पैसा जहां पर भी इन्वेस्ट होगा वो पूरा राइट है ईपीएफओ का, उसमें आपका कोई से नहीं है, आप अपना ईपीएफ में रखा हुआ फंड मैनेज नहीं कर सकते। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो दोनों ही ट्रिपल ई कैटेगरी में आते हैं, यानी जो भी मंथली कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो आप उसका सेक्शन 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और आपकी इनकम कम हो जाएगी, कम इनकम पर आप कम टैक्स दोगे। इस पे कमाने वाला जो रिटर्न है, यानी एनपीएस में 8 to 10% और ईपीएफ में 8.5% के आसपास, वो भी टैक्स फ्री रिटर्न्स होते हैं, और जो एंड में आप विड्रॉ करोगे पूरा लमसम अमाउंट वो भी टैक्स फ्री होगा। बट एनपीएस में जो आपका पेंशन अमाउंट जनरेट होगा, मंथली पेंशन वाला अमाउंट टैक्सेबल होगा। अब प्रीमेच्योर विड्रॉल की बात कर लेते हैं। एनपीएस में अगर आप लगातार 3 साल तक कंट्रीब्यूट करते हो तो आप अपने खुद के कंट्रीब्यूशन का 25% विड्रॉ कर सकते हो 3 साल के बाद, या आपको अपनी लाइफ में से 3 बार अलाउड है 5-5 साल के गैप में। अभी मैंने यहाँ पर एक शब्द बोला, अपने खुद के कंट्रीब्यूशन का 25%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनपीएस में आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयर वाले पार्ट को विड्रॉ नहीं कर सकते, खुद के पार्ट का 25% ही विड्रॉ कर सकते हैं। और ये भी ऐसे ही नहीं मजे मजे में मिल जाएगा, आपके पास एक स्पेशल रीजन होना चाहिए, लिस्ट ऑफ स्पेशल रीजंस हैं, उसके लिए ही आप अपना पेंशन का पैसा निकाल सकते हो। ईपीएफ की बात करें तो आपको विड्रॉल अलाउड होता है जॉब छोड़ने के बाद, क्योंकि आइडियली आप जॉब छोड़ते हैं, यानी इंसान के पास कुछ महीनों तक काम नहीं है, उसकी इनकम नहीं है, इसलिए उसको पीएफ का पैसा चाहिए, उस केस में पीएफ का विड्रॉल अलाउड होता है। बट अगर आप जॉब कर रहे हैं और उसी के दौरान आपको पीएफ को विड्रॉ करना है
तो आपको भरना पड़ेगा फॉर्म 31 यानी पीएफ एडवांस। इसमें आपको पूरा पीएफ में रखा हुआ पैसा नहीं मिलता है और इसको विड्रॉ करने के लिए भी आपके पास कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, जैसे क्रिटिकल इलनेस हो गया या फिलहाल कोविड रिलीफ भी एक रीजन माना जा रहा है जिसके लिए ईपीएफओ ने पीएफ एडवांस विड्रॉ करने को अलाउ किया है। तो कोविड रिलीफ के अंदर अगर आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हो तो 75% कर सकते हो, और अगर आप इलनेस को रीजन डाल रहे हो तो आपको या तो 6 मंथ की सैलरी या फिर आपका पीएफ बैलेंस विच एवर इज लोअर वो आपको विड्रॉल के लिए अलाउड हो जाएगा। वहीं ईपीएस में अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल की बात करें तो आपकी टोटल सर्विस 9 साल 6 महीने से कम होनी चाहिए। टोटल सर्विस से क्या मतलब है, हो सकता है 5 साल आपने किसी एक कंपनी में काम किया हो, फिर 4 साल किसी दूसरी कंपनी में काम किया हो और फिर 6 साल किसी तीसरी कंपनी में काम किया हो। तो ऐसे करके 9 साल 6 महीने एक बार आप पार कर गए तो कभी भी पेंशन का पैसा यानी ईपीएस का पैसा विड्रॉ नहीं कर पाओगे। और उससे पहले आपके पास ऑप्शन है कि आप ये पैसा विड्रॉ कर सकते हो ओनली इफ यू आर नॉट करेंटली वर्किंग, मतलब आपके पास उस समय कोई जॉब नहीं होनी चाहिए, तब आप पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अभी ये तो हो गया प्रीमेच्योर विड्रॉल। अभी लेजिटिमेट विड्रॉल की बात कर ले तो क्या होगा, तो 60 साल की एज के बाद एनपीएस में रखा हुआ जो भी पैसा है उसका आप मैक्सिमम 60% तो लमसम विड्रॉ कर सकते हो, और जो 40% पैसा है उसकी आप खरीद सकते हो एन्युटी। एन्युटी आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से खरीद सकते हो जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और वो कंपनी आपको एक एन्युटी प्लान बना के देंगी। उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको मंथली पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। ईपीएफ की बात करें तो जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने पीएफ फंड में रखा हुआ पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ईपीएस का केस अभी बताया कि 9 साल 6 महीने की टोटल सर्विस अगर आप क्रॉस कर चुके हैं तो ईपीएस का पैसा आपको कभी भी विड्रॉल के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इसकी 58 साल पे आप पेंशन ही बनवा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। एक्सपेंस रेशो की बात कर ले तो जैसे म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशो लगता है वैसे ही एनपीएस में भी एक्सपेंस रेशो लगता है 0.1% का, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। और वो भी इसलिए लगता है क्योंकि आपका फंड आपके बिहाफ पे एनपीएस मैनेज करता है। ईपीएफ और ईपीएस में एक्सपेंस रेशो जैसी कोई बात नहीं होती है, वहां पर है 0 और 0। रिस्क की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हाँ, माना एनपीएस में जाने वाला पैसा स्टॉक मार्केट में लग जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर आपका बर्बाद ही हो गया। इसका मतलब ये है कि आप स्लाइटली हायर रिटर्न कमा सकते हैं, और इसमें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है स्टॉक मार्केट में तो ऐसा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल बिल्कुल है। आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और ईपीएफ और ईपीएस की बात करें तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, सिवाय इसके कि हो सकता है ईपीएफओ अगले साल का इंटरेस्ट गिरा दे तो वहां पर आपको रिटर्न थोड़े कम मिल जाए। उसके अलावा कोई खास रिस्क इसमें है नहीं। अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो एनपीएस का अकाउंट आप किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर खुलवा सकते हैं, और आपको बदले में दिया जाएगा प्राण यानी PRAN परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। और ईपीएफ के केस में आपको कुछ नहीं करना, प्राइवेट सेक्टर में जाके कोई जॉब करनी है, आपका ईपीएफ का खाता खुल जाएगा और आपको मिल जाएगा आपका एक यूएएन जिसके अंदर आपका सारा कंट्रीब्यूशन मैप होता है। हालांकि एनपीएस का अकाउंट आप ऑनलाइन भी खोल सकते हो इस वेबसाइट पर जाकर, जहां पर आपको अकाउंट ओपनिंग फीस भी थोड़ी सस्ती पड़ती है, और क्योंकि डिजिटल का जमाना है ऑनलाइन चीजें करोगे तो आप काफी एम्पावर भी होगे। अब डेथ के केस की बात कर लेते हैं। अगर एनपीएस में रिटायरमेंट से पहले मेंबर की डेथ हो जाए तो उस केस में पूरा का पूरा जो फंड है वो उसके लीगल हेयर या फिर नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वो टैक्स फ्री भी होता है। और मान लो रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन मिल रही है उस दौरान मेंबर की डेथ हो जाए तो उसके केस में कुछ कुछ ऑप्शन होते हैं, वो डिपेंड करेंगे कि आपने किस टाइप की एन्युटी खरीदी है और किससे खरीदी है। तो उनमें से एक ऑप्शन हो सकता है कि डेथ के बाद उनके स्पाउस को वही की वही पेंशन मिलनी चालू हो जाए। एक और ऑप्शन हो सकता है कि भाई स्पाउस को पेंशन मिल रही है पर फिर स्पाउस की भी डेथ हो जाए तो उसके बाद जो वो फंड है जो 40% की एन्युटी खरीदी थी वो पूरी की पूरी नॉमिनी को या लीगल एयर को वापस कर दी जाए। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आपको तब डिसाइड करना पड़ेगा जब आप पेंशन चालू करवाना चाहते हो। एंड अगर आपको एन्युटी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं बना दूंगा। ईपीएफ की बात करें तो डेथ के बाद जो पूरा का पूरा फंड है वो नॉमिनी या लीगल एयर को मिल जाता है। उसके लिए जरूरी क्या है कि ईपीएफ का नॉमिनेशन फाइल करना है। सेम काम आपको एनपीएस में भी करना पड़ेगा बाय द वे। और ईपीएस की बात करें यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात करें तो डेथ के बाद स्पाउस को इक्वल पेंशन मिलती है और बच्चों को भी 75% तक की पेंशन दी जाती है। अगर स्पाउस नहीं है, सिर्फ बच्चे ही है, तो उस केस में 75% बच्चों को पेंशन दी जाती है। अब बात आती है सबसे बढ़िया चीज की, जो है पेंशन की कैलकुलेशन। अब आपने ये वीडियो यहां तक देख ही लिया है तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि आप अपने रिटायरमेंट को लेकर काफी सीरियस हैं, और माना कि एनपीएस काफी अच्छी स्कीम है एंड इवन ईपीएस भी अच्छी खासी स्कीम है, पर आपको ये भी बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये आपके रिटायरमेंट को सिक्योर जरूर कर सकता है बट ये आपके वेल्थ क्रिएशन में इतनी मदद नहीं कर सकता, और इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ, माना कि उसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है एनपीएस और ईपीएफ की तुलना में, बट मैं आपको ये कभी भी एनकरेज नहीं करता हूं कि आप अपनी सारी की सारी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में लगा दीजिए। आप उतना ही पैसा लगाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, बट आप लगाइए जरूर। और दूसरा जो टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि आप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, जो मार्केट लीडर्स होती हैं, जिनमें रिस्क काफी कम रहता है और स्टेबल रिटर्न्स भी आपको मिलते रहते हैं। अभी कोविड से जो इंपैक्ट हुआ है उसके कारण काफी सारी कंपनीज डाउन हुई, बट आप अगर ध्यान देंगे तो ब्लू चिप कंपनीज ने काफी अच्छी रिकवरी भी शो करी है। तो अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो स्टिक टू ब्लू चिप कंपनीज, और अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप बस 100 रुपए डालिए, फिर अगले हफ्ते एक बार 100 रुपए और डालिए। 100 रुपए खोने पर आपको दुख नहीं होगा, पर आपका एक छोटा सा डिसिप्लिन क्रिएट होगा। आप एनकरेज होगे ज्यादा स्टॉक मार्केट पे रिसर्च करने
के, और ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप रिसर्च जरूर करोगे क्योंकि आपने ये वाला वीडियो भी इतनी देर तक तो देख लिया है, तो अब आपको अगले स्टेप में एक डीमैट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए जो कि 24 घंटे में आपका एक्टिवेट भी हो जाएगा और आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली यूज करता हूँ जीरोधा और उसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ा है। और अगर आपको लगता है कि लेबर लॉ एडवाइजर काफी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाता है तो आप हमें फ्री में सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ उस लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाकर। ये वीडियो जीरोधा से स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट यस, अगर आप वो लिंक यूज करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओगे तो लेबर लॉ एडवाइजर को एक छोटा सा सपोर्ट आप कर पाओगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट स्टेप बाय स्टेप कैसे खोलना है उसका वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जीरोधा की ऐप यूज करके शेयर्स खरीदने कैसे हैं उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं एनपीएस से पहले ईपीएस की बताता हूँ। ईपीएस में पेंशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है आपके लास्ट 5 साल की एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स डिवाइडेड बाय 70, जो मैक्सिमम हो सकता है 7,500, क्योंकि मैक्सिमम एवरेज सैलरी भी 15,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, उस पे कैप है। 15,000 इंटू मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स 35 साल से ज्यादा नहीं हो सकते, उस पे भी कैप है। तो 15,000 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 70 होता है 7,500। तो ये हो गई आपकी हाईएस्ट पेंशन। लोएस्ट पेंशन रखी गई है 1,000 रुपए ईपीएस में, यानी अगर आपकी पेंशन फॉर्मूला के हिसाब से 700-500 रुपए भी बन रही है तो आपको 1,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात करते हैं एनपीएस में कितनी पेंशन बन सकती है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक कैलकुलेटर बता रहा हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाके सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1995। फिर उसके बाद आपको मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टाइप करना है। इसमें एक बार को टाइप कर देते हैं 2350। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये स्पेसिफिक अमाउंट क्यों टाइप किया है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा है माई एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, यहाँ पे 10% बता रहा है और 10% काफी फेयर है, फिर भी मैं इसको 9% कर देता हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि 10% नहीं आएगा। उसके बाद एन्युटी देखिए, आई वुड लाइक टू परचेज एन्युटी फॉर 40%। मिनिमम 40% की एन्युटी तो लेनी ही पड़ेगी, बट अगर आप लमसम वाला विड्रॉल कम कर देंगे तो आप ज्यादा पैसों की भी एन्युटी ले सकते हैं। तो अभी मैं मानता हूं कि मैं 60% विड्रॉ कर लूंगा और 40% की एन्युटी लूंगा, इसको एज इट इज छोड़ देता हूं। उसके बाद आ रहा है आई एम एक्सपेक्टिंग एन एन्युटी रेट ऑफ 6%। इसको आप बढ़ा घटा भी कर सकते हैं, बट अभी 6% के आसपास ही आपको एन्युटी प्लान अवेलेबल है, और इस 6% का मतलब है यही आपकी मंथली पेंशन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप राइट साइड पर देखिए, यहाँ पर आपका टोटल कॉर्पस बन रहा है 69,65,000। उसमें से जो एन्युटी वैल्यू है वो है 27,86,000, यानी आप 27,86,000 की एन्युटी खरीदोगे। उस एन्युटी पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट 6% पर एनम से, तो आपकी मंथली पेंशन बन जाएगी 13,930 रुपए। 6% पर एनम के हिसाब से एक महीने का इंटरेस्ट होता है 13,930 रुपए। अब आपको मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा 2,350 रुपए क्यों रखे हैं। वो मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी है 15,000 रुपए, और मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय का 12% और एम्प्लॉयर का 3.67%, टोटल हो जाता है 15.67%। तो 15,000 का 15.67% जो होता है वो होता है 2350। इतना पैसा आपका पीएफ में जा रहा है और उस पे आपको मिल रहा है 8.5% का रिटर्न। अभी तो मैंने ईपीएस को कैलकुलेट ही नहीं करा, मैं सिर्फ इतना मान रहा हूं कि आपकी सैलरी का 25% नहीं, सिर्फ 15.67% ही अगर आप एनपीएस में डालोगे तो आपको ईपीएफ की तुलना में क्या रिटर्न दिखाई देते हैं। तो टेक्निकली मैंने ईपीएफ से कम इन्वेस्टमेंट करा है और मैंने 7,500 जो ईपीएस में मैक्सिमम पेंशन है उसकी ऑलमोस्ट डबल आपको यहां पर कैलकुलेट करके दिखा दी। अब मान लेते हैं कि ईपीएफ प्लस ईपीएस यानी टोटल 25% का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप यहां जमा कराने लग जाओ तो क्या होगा। तो 25% ऑफ 15,000 होता है 3750। 3750 के हिसाब से जो कॉर्पस है वो 1,14,14,430 हो गया। उसमें से 44,45,772 रुपए की हो गई एन्युटी, मिनिमम 40%, और उस एन्युटी पे 6% का जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर महीने वो मिलेगा 22,229, यानी आपकी पेंशन बन गई 22,229 रुपए। और इस केस में अप्रोक्सीमेटली 66.5 लाख रुपीस आपको विड्रॉल के लिए भी मिल जाएंगे। यानी अगर आप पूरा ईपीएफ जितना कंट्रीब्यूशन एनपीएस में करने लग जाओगे तो विड्रॉल के लिए आपको अवेलेबल होगा 66.5 लाख रुपीस और आपकी मंथली पेंशन बन जाएगी 22,229 रुपए। वहीं अगर वो पैसे को ईपीएफ में ही रखे रहने दिया तो आपको विड्रॉल के लिए मिलेगा 52,48,000 रुपए और आपकी पेंशन बन जाएगी मैक्सिमम 7,500 रुपए। तो आप देख सकते हो मेरे इस एग्जांपल में मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट किया, मतलब अगले 35 सालों के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और जितना पैसा मेरे ईपीएफ में जा रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का मिला करके उतना ही पैसा अगर मैं एनपीएस में डाल दूंगा तो मुझे यहां पर ज्यादा फायदा है। मेरी पेंशन भी ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा है और मेरे को जो विड्रॉ करने के लिए लमसम अमाउंट मिल रहा है वो भी काफी ज्यादा है। आप ये कैलकुलेशन खुद करके देख सकते हो। मैं एनपीएस कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर का भी दूंगा, उसमें आप अपने ईपीएफ वाला पैसा भी डाल के कैलकुलेट कर सकते हो। पर ध्यान रहे ईपीएफ का टोटल पैसा आप डाल के कैलकुलेट मत करना, क्योंकि ईपीएफ में सिर्फ पीएफ वाले पार्ट पर ही इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए जब मैं ईपीएफ को कैलकुलेट करके 52 लाख बताया वो सिर्फ 15.67% यानी 2350 के हिसाब से बताया, 3750 के हिसाब से नहीं बताया। तो अगर आपको लगता है कि एनपीएस ईपीएफ से बेटर है और आपके पास एक एनपीएस अकाउंट जरूर होना चाहिए तो आपको एनपीएस का इन डेप्थ वीडियो एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद आप एनपीएस का अकाउंट किसी भी बैंक में जाके खुलवा
सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बहुत मेहनत से बनाते हैं, इसको लाइक करके हमें छोटा सा मोटिवेशन आप दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सर्च करिए लेबर लॉ एडवाइजर और जुड़ जाइए। वहां पर हम इन्हीं वीडियोस के शॉर्ट नोट्स डालते हैं जिनको आप सेव कर सकते हैं, ताकि कुछ भी रिवाइज करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। मेरा नाम है मनदीप, आप देख रहे थे लेबर लॉ एडवाइजर।